फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये है इस चैप्टर के पार्ट 9 वीडियो। यदि आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए फुल स्टडी फिजिक्स बाय बबीता, तो वहाँ पे वीडियोज आ जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसे जो हमारा प्रीवियस वाला वीडियो था पार्ट 8 वीडियो, उसमें हम लोग इसका जो इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था वो हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग क्लियर करेंगे इस पार्ट के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, इसका जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, ये चैप्टर हम लोगों को डिटेल में कवर हो चुका है और हमारा बच गया है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। तो ये जो हमारा सारे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं प्रश्नावली में, ये सब क्लियर हो जाएगा। देन हम लोग चलेंगे इसका जो आंकिक प्रश्न है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बारे में जो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, देखिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, जैसे कि विरल माध्यम हमारा हो गया हवा, विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे कि कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। मतलब क्या, वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। कब? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम से आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बन गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम से बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है, हम डायग्राम यहाँ पे बना ली हूँ, ये थर्ड नंबर का डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम से हम सेकंड नंबर का भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कांच का स्लैब है और फिर ये हमारा वायु है जो कि हमारा विरल माध्यम है, और फिर हमारा ये वायु है विरल माध्यम, और बीच में रहा हमारा कांच, तो ये हो गया हमारा सघन माध्यम। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2, और जब ये हो गया माध्यम 2 तो फिर ये हो गया माध्यम 1। मतलब क्या, वायु हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2, और फिर वायु आया तो ये हो गया माध्यम 1। जैसा कि आपको मैंने पीछे बताई थी जब चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा कांच, और जब प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी तो जिस बिंदु पर ये मिलती है यहाँ से होगा अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, मतलब विरल माध्यम यहाँ पे वायु है, मतलब कि हवा है, और यहाँ से विरल माध्यम में प्रकाश आती है, जब ये कांच में प्रवेश करती है तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए, ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है, और फिर जस्ट इसका विपरीत होता है सघन माध्यम। मतलब क्या, ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, मतलब कि कांच से इस तरीके से आपतित होगी और फिर इसका जो अपवर्तन होगा वो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो यहाँ पे देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम मतलब क्या, ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण आई तो क्या हो गया, यहाँ पे अभिलंब, यहाँ ये रहा हमारा अभिलंब और ये रहा हमारा जो अपवर्तन किरण है वो, तो क्या हुई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि तब क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ती है। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, या फिर दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से किस में जाती है, माध्यम 2 में। मतलब क्या, वायु हो गया हमारा माध्यम 1 और ये हो गया कांच माध्यम 2। अब देखिए, तब क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर मुड़ेगी या फिर दोनों में से कौन प्रकाशीय रूप से अधिक सघन होगा। देखिए, यहाँ पे जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिखे हैं माध्यम 1। अब माध्यम 1 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है
तब वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अविलंब से दूर हट जाती है। मतलब क्या, अविलंब से कब दूर हट जाती है? जब हमारा जो ये मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट माध्यम है और ये हो गया सेकेंड माध्यम। या यदि हम वायु और कांच में बात करें यहाँ पे, तो वायु हो गया फर्स्ट माध्यम, कांच हो गया सेकेंड माध्यम। यदि फिर हम नीचे मतलब क्या कांच और इसमें बात करें, सघन और विरल में बात करें, तो ये हो गया माध्यम फर्स्ट, ये हो गया माध्यम सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अविलंब से दूर मुड़ जाती है। मतलब क्या, अविलंब से दूर मुड़ जाती है, मतलब क्या, अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे तो अविलंब यहाँ पे अविलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन भी कह रहा है कि वो अविलंब से दूर मुड़ जाती है, मतलब कि अविलंब से दूर हट जाती है। तब कौन प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? तो यहाँ पे देखिए माध्यम 1 है हमारा सघन माध्यम और माध्यम 2 हो गया विरल माध्यम। तो प्रकाशीय रूप से कौन माध्यम हमारा अधिक सघन है? तो ये हो गया माध्यम 1, तो इसलिए यहाँ पे हो गया माध्यम 1। तो ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते इसका जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो। तो देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है? मतलब क्या, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है? तो यदि हम मीटर पर सेकंड में बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी को यदि हम किलोमीटर पर सेकंड में बात करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगा। तो आपको ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा, मतलब क्या, यदि ये दिया रहेगा तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर यदि किलोमीटर में दिया रहेगा तो ये 3 लाख आप ऑप्शन में करेक्ट आंसर चुन सकते हैं। तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड में पूछा जाए तो ये दे दीजिएगा, और यदि किलोमीटर पर सेकंड में पूछा जाए तो ये दे दीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम क्या है? तो देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के वर्तन के नियम, तो उसका जो हमारा सेकेंड नियम था, तो सेकेंड नियम को ही क्या कहते हैं हम लोग? स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण को हम लोग कहते हैं रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात sin i बटे sin r बराबर क्या होता है? एक नियतांक होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के अपवर्तन का नियम, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में वहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये बात आ गई समझ में कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं? जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन था उसका जो हमारा सेकेंड नियम था, उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। ये रहा उसका डिफिनेशन, और ये रहा sin i बटे sin r। मतलब इसका कहने का क्या अर्थ हुआ कि sin i बटे sin r क्या हुआ? एक नियतांक हो गया। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर में पूछा गया है अपवर्तनांक की परिभाषा दे। मतलब क्या, अपवर्तनांक की परिभाषा हमको देना है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कह रहा है सिर्फ और सिर्फ अपवर्तनांक की परिभाषा दे। मतलब क्या, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़े थे, जो प्रकाश का परावर्तन था उसमें भी पढ़ चुके हैं, और चैप्टर जो 2 हमारा है इसमें भी हम लोग प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक और जो शून्य में प्रकाश की चाल होगा, उस दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोल देंगे? अपवर्तनांक बोल देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा 6। अब देखिए 7 नंबर में दिया गया है किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? सघन माध्यम का या फिर विरल माध्यम का? तो देखिए अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, जो हमारा सघन माध्यम होता है तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? हमेशा कम होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सघन माध्यम का। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? अर्थात पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। जब हम लोग अपवर्तनांक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इसको हम लोग प्रूव करके भी देखे थे कि कैसे हम लोग अपवर्तनांक किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो देखिए अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला होता है? शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग c से डिनोट करते हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को
cm से। cm यहाँ पे क्या हो गया, प्रकाश की चाल को c, और उस माध्यम हो गया कि माध्यम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया cm अर्थात उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और अपवर्तनांक को हम लोग n से डिनोट करते हैं। मतलब क्या, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हो गया, हिंदी में बोले तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि हम सीधे बोले n बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो n बराबर c बटा cm होगा, अर्थात शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगा के कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे और ये हमारा अपवर्तनांक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए इस कथन की क्या यहाँ पे तात्पर्य है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, ये बताता है कि जो हमारा पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ से कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रकाश की चाल होती है, मतलब पानी में प्रकाश की चाल, उसका 1/3.33 गुना होता है। मतलब क्या, पानी में प्रकाश की जो चाल होगा, पानी में प्रकाश की चाल उसमें कितने गुना होगा, ये 1/3.33 गुना होता है। किसका, ये इसका मीन्स हुआ, मतलब क्या 1.33 का क्या तात्पर्य है, ये कितना गुना है 1.333 मतलब कि 1/3.33 ये गुना होता है। अब हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पार्श्विक विस्थापन हम लोग किसे कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, कहने का मतलब ये कि पार्श्विक विस्थापन हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबा दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और जिसे डी से सूचित किया जाता है। पार्श्विक जो हमारा विस्थापन होता है उसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण। निर्गत किरण तो आपको पता ही होगा कि मान लीजिए ये रहा हमारा वायु और ये रहा हमारा कांच, तो इस दोनों के बीच जब ये किरण आई है, ये जो प्रकाश किरण है ये इस तरीके से आई है और यहाँ पे अपवर्तन हो गया है, जहाँ पे हमारा विलंब डाला गया है, ये यहाँ से अपवर्तन हो गया। उसके बाद जब ये अपवर्तन होगा, मतलब क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगा, तो वो क्या होगा, प्रकाश किरण अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में आएगी तो वो क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगी। ये बात आपको हम लोगों को पहले से पता है। तो यहाँ पे देखिए ये जब प्रकाश किरण आई है, यहाँ पे अपवर्तन हो गया है, तो ये हो गया हमारा आपतित किरण आई, और ये हो गया अपवर्तन कोण, मतलब क्या आर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्गत किरण कौन सा हुआ, जब देखिए वायु और कांच और फिर वायु ये तीनों में बात करेंगे, तो जो हमारा निर्गत किरण वो होता है जो हमारा सबसे लास्ट, मतलब कि अंतिम में जो हमारा किरण आता है निकल के, वही हमारा कहलाता है निर्गत किरण। तो यहाँ पे देखिए सबसे हमारा जो लास्ट वाला किरण है वो ये किरण है, मतलब क्या इससे किरण इसमें आई, फिर यहाँ पे अपवर्तन हुआ, फिर इस तरीके से अविलंब से दूर हट गई, तो ये रहा हमारा लास्ट किरण। तो देखिए इसमें बात करते हैं सघन माध्यम में और करते हैं विरल माध्यम में। ये हो गया वो कांच जो कि हमारा सघन माध्यम है, और ये हो गया हमारा वायु जो कि हमारा विरल माध्यम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपतित किरण, किसके लिए, तो सघन माध्यम के लिए, मतलब क्या कांच के लिए ये आपतित किरण हो गया, और जो यहाँ पे ये किरण आई है ये हो गया हमारा निर्गत किरण। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम से यहाँ पे स्पष्ट हो गया। देखिए एक दूसरा डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए एल से लेकर के एच तक की जो दूरी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन होते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन सिल्ली की जो चौड़ाई है, मतलब कि ये जो कांच की चौड़ाई है इस डायग्राम में AD बराबर क्या है 20 है। उससे अच्छा आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा है पार्श्विक विस्थापन, ये जो डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप दोनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम बना भी सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे पूछ रहा था कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या पार्श्विक विस्थापन हम लोग किसे कहते हैं। इसका आंसर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी दे करके छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग डायग्राम भी बनाएं। ओके, तो आप चाहें तो बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब क्या यहाँ पे 3 कंडीशन है, मतलब क्या 3 डायग्राम है, उसमें से हमको ध्यान से देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। मतलब क्या क नंबर में प्रश्न पूछ रहा है कि चित्र में 1, 2 एवं 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकती है। मतलब क्या ये पूछ रहा है क नंबर, मतलब क नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए ये हो गया क नंबर क्वेश्चन, ये हो गया ख नंबर का क्वेश्चन, मतलब जो रेड कलर से लिखा गया ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर दिया गया है। उसके बाद ये हो गया ग नंबर का क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे 3 डायग्राम भी बनाया गया है, क ख और ग। तो ये क का क्वेश्चन, ये ख का क्वेश्चन और ये ग का क्वेश्चन। तो अब देखिए हम यहाँ पे आंसर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें क्या किया गया है कि ये हो गया वायु, जो कि विरल माध्यम कुछ नहीं है तो क्या है, वायु है विरल माध्यम। और यहाँ पे हो गया कांच, जो कि हमारा है सघन माध्यम। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद कह रहा है कि जब ये जो प्रकाश की किरण है, आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है कि ये प्रकाश किरण कहाँ से जाती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण मतलब क्या, वायु से यदि इसमें आएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। मतलब क्या, यदि ये अभिलंब है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, वैसा कि ये जो हमारा डायग्राम है ये ख नंबर का है। मतलब हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं अभी कि जब प्रकाश की किरण, ये हो गया वायु जो कि विरल माध्यम, ये हो गया कांच जो कि सघन माध्यम। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। लेकिन जब उल्टा होगा इसका कि सघन माध्यम से विरल में जाएगी, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं सघन माध्यम से यहाँ पे गया है विरल माध्यम में, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि चित्र में 1, 2, 3 में से कौन सा निर्गत किरण नहीं है। तो निर्गत किरण हम लोग पढ़ चुके हैं। निर्गत किरण किसे कहते हैं, जो किरण हमारा लास्ट में निकलता है। मतलब क्या, यदि वायु, कांच और फिर वायु में बात किया जाए तो जो किरण हमारा लास्ट में निकलता है वही किरण हमारा होता है निर्गत किरण। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निर्गत किरण नहीं है, इसका मतलब क्या, वो निर्गत किरण नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 और 2 इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे किरण जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और जब ये जाएगा सघन से विरल माध्यम में तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। मतलब क्या, ये इस तरीके से गई और ये मतलब कि अभिलंब, ये रहा अभिलंब, मतलब ये जो हम यहाँ पे डॉटेड करके रेखा दर्शाएं ये रहा अभिलंब। तो प्रकाश की किरण सघन से जा रही है, मतलब क्या, ये हो गया विरल माध्यम वायु और ये हो गया सघन माध्यम कांच। जैसा कि हम लोग इसे जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें भी हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा विलंब और ये हो गया किरण। और जब किरण जाएगी सघन से विरल में तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। मतलब क्या, ये जो हमारा 3rd नंबर की जो किरण है, ये जो हमारा किरण है फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों हमारा निर्गत किरण नहीं है। ये जो हमारा लास्ट वाला किरण है 3rd नंबर, ये कौन सा किरण हमारा निर्गत किरण है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि निर्गत किरण कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब क्या, फर्स्ट एंड सेकंड निर्गत किरण नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभिलंब से किरण दूर हटेगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड नंबर क्या पूछा गया है। तो ख नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र ख में आई का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए आई मतलब क्या होगा कि इसका जो आपतन कोण होगा उसका मान कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए चित्र ख में पूछ रहा है कि आई का मान। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया, यदि हम वायु, कांच और फिर वायु में बात करें तो ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तन किरण। मतलब क्या, ये आई हो गया और ये आर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए ग नंबर में पूछ रहा था कि चित्र ग में सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाली किरण का पथ दर्शाइए। मतलब क्या, सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाली किरण का पथ दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा डायग्राम, इसी में इसका आंसर है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है, ये रहा कांच और आपके बुक में बस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यही हमारा यहाँ पे लाइन खींचा गया है। लेकिन इसमें बोला है कि पूरी पथ दर्शाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब लंबवत कोई किरण आती है तो वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। मतलब क्या, ये सीधे आ जाएगी। तो इसलिए इस किरण को पूरा करने के लिए हमें एक और, मतलब यहाँ ये किरण यहाँ से लेकर यहीं तक था तो हमने क्या की, ये जो पेंसिल से ड्रॉ किया गया है ये हो गया इसका आंसर। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दी। तो ये हो गया इसी का क्या, पथ। मतलब कि सिल्ली या पट्टी से होकर जो गुजरने वाली पथ होगी तो ये हो गई इसका पथ।
तो ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये बात तो पता ही होगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं और अवतल लेंस होते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन है लेंस की मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए लेंस की मुख्य अक्ष बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं प्रधान अक्ष। तो किसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे दिया गया परिभाषा दे, मतलब क्या वो हम लोग किसे कहेंगे, लेंस के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये भी क्वेश्चन वेरी इजी है। यदि आप चैप्टर वाला वीडियो देखे हैं, मतलब क्या इसे जो हमारा प्रीवियस वाला वीडियो था पार्ट 1 से लेकर के ये है हमारा पार्ट 9, तो यदि पार्ट 8 तक देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को लेंस के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब क्या जो हमारा लेंस होता है उसमें 2 वक्रता केंद्र होता है। जब दोनों वक्रता केंद्र को मिलाएंगे सीधी रेखा को, सरल रेखा को, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, पतला लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए पतला लेंस उस लेंस को कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ, जो हमारा लेंस पतला होता है उसमें जो विचलन होता है वो विचलन नहीं होता है। मतलब कि जो प्रकाश किरण होता है उसका विचलन नहीं होता, मतलब कि वो जिस तरीके से आता है वो बिना आवर्तन के मुड़े हुए सीधे निकल जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कोई भी लेंस होता है, जब हम लोग प्रतिबिंब निर्माण देख रहे थे तो उसमें जो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से जो कोई भी किरण लेकर के आते थे तो वो क्या होता था कि बिना विचलन के सीधे निकल जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा लेंस था वो क्या था, पतला लेंस था। तो यहाँ पे डिफिनेशन पूछ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे देखिए पतला लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसके प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पतला लेंस कहते हैं। ये प्रकाश केंद्र तो आपको पता होगा कि जो हमारा लेंस होता है उसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है बीच वाला भाग, जैसा कि हम लोग प्रतिबिंब निर्माण देख रहे थे। यदि आपको प्रकाश केंद्र नहीं पता है तो इसका जो हम लोग देखे थे प्रतिबिंब निर्माण, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य अक्ष होते हैं, मतलब मुख्य फोकस होते हैं। मतलब कि प्रत्येक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं और लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। इट्स क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रत्येक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक लेंस में कितने होते हैं, 2 मुख्य फोकस होते हैं। 1 तो होते हैं f1 और सेकेंड होता है f2। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 मुख्य फोकस होते हैं प्रत्येक लेंस में, क्योंकि ये 2 गोले के भाग मिलकर ये बनता है। तो फर्स्ट गोले का फर्स्ट इसका फोकस और सेकेंड गोले का सेकेंड, तो ये हो गया, दोनों मिलकर बना एक लेंस। तो लेंस में कितने फोकस, 2 फोकस। फिर कह रहा है कि लेंस की किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाएगा। 2 फोकस है लेकिन किसको हम लोग मेन फोकस मानेंगे। तो देखिए जो हम मुख्य फोकस मानते हैं वो f2 को मानते हैं। ओके, तो देखिए प्रत्येक लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, लेंस में f2 को हम लोग मुख्य फोकस मानते हैं। मतलब क्या, द्वितीय मुख्य फोकस को हम लोग मुख्य फोकस मेन फोकस मानते हैं। तो ये था हम 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस जो हमारा होता है उसमें प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है। ये बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो गई। अब देखिए उत्तल लेंस है, मतलब लेंस कौन सा है, उत्तल है। और कहाँ पे हम उत्तल लेंस में कहाँ पे वस्तु को रखेंगे कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर हो। तो देखिए जब हम लोग प्रतिबिंब निर्माण देखे थे चैप्टर में, तो वहाँ पे हम लोग जब वस्तु को 2f1 पर रखते थे तो हमारा जो प्रतिबिंब था वो 2f2 पर बनता था और दोनों का जो आकार था वो क्या था, बराबर था। तो हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं एक उत्तल लेंस, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था उत्तल लेंस। ओके, आप ये जो हमारा डायग्राम है ये आप नहीं भी दे सकते हैं तो चलेगा, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर, मतलब कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है। तो हम वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब इस तरीके से बन सकता है।
तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख के दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर दी हूँ। यदि आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप इसे प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2F1 पर रखेंगे, मतलब क्या ये 2F1, ये F1, ये F2 और ये फिर 2F2। अभी मैंने आपको बताई थी कि जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है, F2 होता है, मतलब कि ये होता है। अब देखिए दो किरण इस तरीके से लाई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर और वो लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरीके से F2 से गया है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और इसी के समांतर ये किरण, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर तो ये किरण हमारा आया है। और एक किरण लेते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कि जो प्रकाश केंद्र होता है जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, इस तरीके से आई और फिर ये किरण इस तरीके से निकल गई, मतलब बिना विचलन के। अब हम लोग जस्ट पीछे देखे हैं कि जो हमारा पतला लेंस होता है उसमें ये बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब का जो साइज है वो बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे कि प्रतिबिंब 2F पर बनेगा, अर्थात बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन में कह रहा था कि बराबर आकार के प्रतिबिंब होना चाहिए और वास्तविक। तो जब ये प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बना तो वो प्रतिबिंब हो गया वास्तविक, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा, मतलब प्रधान एक्सिस से ऊपर बनेगा तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक। तो ये बना है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की या अथवा अवतल लेंस की। तो देखिए हम लोग चिन्ह परिपाटी में इसको अच्छे से कवर कर लिए हैं कि किस लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो देखिए उत्तल लेंस की जो हमारा फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। यहाँ पे पूछ रहा था सिर्फ और सिर्फ फोकस दूरी किस लेंस में की धनात्मक होती है, तो हम लोग जानते हैं इसे प्रीवियस क्लास से, जो उत्तल लेंस होता है उसमें हमारा फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये थी 6 नंबर क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 17 नंबर क्वेश्चन, मतलब क्या 17 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो माध्यम होती है, माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, मतलब क्या प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो कह रहा था कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब कम होगा, मतलब क्या कि कोई भी पदार्थ है उस माध्यम का अपवर्तनांक यदि कम है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। यदि इसका विपरीत होगा, यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि माध्यम का अपवर्तनांक यदि अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कम होगा या अधिक, तो वहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, अधिक हो गया। मतलब क्या, माध्यम का अपवर्तनांक यदि कम होता है तो प्रकाश की चाल उसमें क्या होगी, अधिक होगी। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, मतलब क्या अभिसारी लेंस किसको कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, उसको दूसरे शब्द में, और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अभिसारी, मतलब क्या उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस लेंस को अभिसारी कहते हैं, तो उत्तल लेंस को। यदि यहीं पे रहता कि किस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को। ओके, अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, यदि कोई वस्तु, मतलब क्या, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर, मतलब कि अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब क्या, वस्तु को रखना है हमें अनंत पर। तो देखिए हम लोग प्रतिबिंब निर्माण से ये क्वेश्चन हम लोगों को तैयार हो गया है, मतलब बन गया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। यदि इसे बेटर समझना चाहते हैं तो फिर प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु को उत्तल लेंस से बहुत ही दूर, मतलब अनंत पर रखना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, बट यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। ये रहा 2F1, ये F1 और ये 2F2, ये 2F2। एक बात आपको यहाँ पे विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा, यह जो दूरी होता है हमारा, ये दूरी बराबर डिस्टेंस में हमको कवर करना पड़ता है। यदि ये दूरी हम बराबर डिस्टेंस में कवर नहीं करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये दूरी मतलब मैं ले लेती हूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब जितना चाहे वो ले सकते हैं।
मतलब छोटा में। और यहाँ पे देखिए जितना ही दूरी यहाँ से लेंगे मतलब कि जो हमारा प्रकार होता है उसे यदि हम मतलब जितना दूरी लेंगे फिर उतना ही दूरी पर, जितना दूरी यहाँ से हम मापेंगे यहाँ तक, फिर उतना ही दूरी हम यहाँ पे भी मापेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब को हम वस्तु को अनंत पर रख दिए हैं यहाँ से, और जो किरण आई है वो अनंत से आई क्योंकि वस्तु हमारा अनंत पर है, और जो किरण आई है वो अनंत से। तो इस तरीके से किरण आई है और अपवर्तन के बाद F2 से मतलब कि ये जो हमारा लेंस है इसे अपवर्तन के बाद इस तरीके से गया और फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से गया है। ये दोनों कहाँ पे मिला है? यहाँ पे। तो इसका प्रतिबिंब बना है F2 पर। तो देखिए प्रतिबिंब पूछ रहा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वस्तु का? प्रतिबिंब फोकस मतलब F2 पर बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ही ये वस्तु चाहे अनंत पर हो या प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, यदि प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा है तो वस्तु छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा क्योंकि वस्तु है यहाँ पे अनंत पे, तो प्रतिबिंब बनेगा। अब इसलिए बात है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा ही बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब ही ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और जब ही ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनेगा तो वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो वो काल्पनिक होगा और आभासी मतलब क्या, वो सीधा होगा। तो ये था हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब देता है। देखिए जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो हमारा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब देता है, वास्तविक भी देता है, आभासी भी देता है और बराबर भी देता है। जैसा कि हम आपको बताई थी कि जो हमारा दर्पण होता है, जब मतलब कि जब हम लोग वो चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन, तो उस दर्पण में क्या होता था कि मतलब वहाँ पे दो दर्पण थे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंस है मतलब प्रकाश का वर्तन चैप्टर में हमारा ये बात की जा रही है लेंस की। तो इसमें देखिए वहाँ पे जो हमारा दर्पण था उसके जस्ट यहाँ पे उल्टा काम करेगा। वहाँ पे अवतल दर्पण में हम लोग विभिन्न प्रकार के वस्तु को देख रहे थे, मतलब विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब देख रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण में होगा। तो वही कह रहा था कि किस लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं, तो उत्तल लेंस में बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, सीधा होगा तो सीधा और छोटा होगा तो वो लेंस कैसा होगा, मतलब कि अवतल लेंस होगा, मतलब कि सीधा बन रहा है वस्तु से छोटा बन रहा है। तो हम लोग देखे थे कि अवतल लेंस में तो सिर्फ दो ही कंडीशन होते हैं और उसमें भी जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, मतलब क्या, सीधा होता है, और जब ये सीधा होगा तो वो क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग देखे थे उत्तल लेंस अवतल लेंस में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, मतलब क्या, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तल लेंस है और वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित होना चाहिए, मतलब कि वस्तु से बहुत बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब बनता है हमारा आभासी और प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बहुत ही बड़ा बना चाहिए। तो देखिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को हम लोग लेंस तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से मतलब क्या, वस्तु के पीछे बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है और प्रतिबिंब से बड़ा बनता है, मतलब क्या, जो प्रतिबिंब है हमारा वो वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। अब कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वस्तु है वो लेंस तथा फोकस के बीच में है, और ये उसी प्रकार से ऑप्टिकल सेंटर से ये डायग्राम आया है। और जब ये डायग्राम आया है तो ये बिना विचलन के निकल गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं तो वो बिना विचलन के निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये किरण निकल गई। अब यहाँ पे जो हमारा देखिए इस कंडीशन में कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन में कि वस्तु किसे आवर्धित प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो काल्पनिक बन रहा है, मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि काल्पनिक भी बनना चाहिए, मतलब आभासी भी बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में बन रहा है। तो इसमें देखिए प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, प्रतिबिंब आभासी एवं काल्पनिक बनता है, उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु से मतलब बहुत ही बड़ा बनता है। तो ये था हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं 23। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन में, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ पे रखे कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है।
पिन मतलब यहाँ पे कोई वस्तु है, मतलब पिन क्या है, वस्तु है। तो मतलब उत्तल लेंस में वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो हम लोग देखे थे चार्ट, मतलब कि प्रतिबिंब निर्माण हम लोगों को हो गया था कंप्लीट। तो हम लोग चार्ट देखे थे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस चार्ट में देखिए जो सेकेंड नंबर कंडीशन है, मतलब कि F1 पर, F1 को हम वस्तु को रखते हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे बनता है। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, मतलब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हम वस्तु है उस वस्तु को यदि हम F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि F1 पर हम लोग जब वस्तु को रखेंगे, मतलब क्या, F1। तो ये हो गया हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दैनिक जीवन में लेंसों के साधारण उपयोग बताए, मतलब 2 उपयोग बताना है लेंस का। तो देखिए हम लोग चश्मे में भी लेंस का उपयोग करते हैं, मतलब दोनों को करते हैं, उत्तल का भी करते हैं, अवतल का भी करते हैं। उसके बाद बाइफोकल लेंस जो होता है, मतलब कि जिस चश्मे में दोनों लेंस लगा होता है, वो लगा रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंस, जिसके बारे में हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वो हो गया हमारा बाइफोकल लेंस। तो इसमें हमारा 2 उपयोग बताना है। तो देखिए फर्स्ट तो हम लोग चश्मा में करते हैं और सेकंड माइक्रोस्कोप में करते हैं, फिर टॉर्च में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चश्मा और माइक्रोस्कोप, 2 उपयोग, यही हम लोग सारा उपयोग कर लेते हैं। 25। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र वास्तविक है या आभासी। तो देखिए मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस की हूँ कि सिनेमा हॉल पर जो दिखने वाला हमारा चित्र होता है वो चित्र कौन सा होता है, मतलब क्या, वास्तविक, मतलब पर्दे पर वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, मतलब क्या, वास्तविक होगा तो पर्दे पर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हो कह रहा है क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि पर्दे पर दिख रहा है। पर्दे पर दिखने का मतलब क्या हो गया कि आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है कि वास्तविक होगा। ओके, यहाँ पे आंसर हम लोग देख सकते हैं कि 25 नंबर का जो प्रतिबिंब हो, मतलब कि वास्तविक है या आभासी, तो वो हो गया हमारा वास्तविक। ओके, आभासी नहीं हुआ, अब वो हो गया वास्तविक। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया स्क्रीन पे कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु को आभासी आवर्धित बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए वस्तु की स्थिति हम लोग जब उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच रखेंगे तो उसका जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आवर्धित बनेगा, और उसका प्रतिबिंब वस्तु के आभासी बनेगा। तो यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर आप वो जो डायग्राम हम लोग कवर कर लिए हैं, मतलब उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब और अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब, इससे प्रीवियस वाला पार्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं वो वीडियो। तो हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच। देखिए आप 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए 27 में दिया गया है यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं और उसकी दूनी फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि आपको वो चार्ट टेबल याद होगा तो आप फिर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उत्तल लेंस के बाईं और वस्तु को दूनी फोकस, मतलब कि 2f1 पर वस्तु को हमें यहाँ पे रखना है, तो उसका प्रतिबिंब, दूनी फोकस का क्या मतलब है कि 2f1 पर वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है चित्र में, इसमें देखिए 2f1 पर जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, 2f2 पर बनता है। तो वही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर और उसका प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और उसका प्रतिबिंब जब ये वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, और जब ये हमारा उल्टा होगा तो वो इसमें हमारा जब प्रतिबिंब बन रहा है वो बराबर बन रहा है, मतलब कि वस्तु के आकार का बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2f2 पर जब 2f1 पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ओके, तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, मतलब कि दूनी फोकस 2f2 पर यदि हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2f1 पर बनेगा। क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक पतले लेंस की फोकस दूरी मतलब माइनस में 10 सेंटीमीटर है, यह उत्तल है या अवतल। तो देखिए फोकस दूरी दिया गया हमारा माइनस में, तो चिन्ह परिपाटी से हम लोग जानते, तो देखिए चिन्ह परिपाटी से जानते हैं यदि फोकस दूरी माइनस में हो तो वो लेंस अवतल होगा, यदि फोकस दूरी प्लस में हो तो वो लेंस हमारा उत्तल होगा। तो यहाँ पे माइनस में है इसीलिए हमारा जो लेंस होगा वो अवतल लेंस होगा। ओके, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लेंस से किसी वस्तु की दूरी मतलब क्या u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए लेंस सूत्र, मतलब कि हम लोग लेंस सूत्र में जाने थे, इस
लेंस सूत्र को हम लोग प्रूव करके भी देखे हैं। मतलब क्या, लेंस सूत्र को हम लोग प्रूव करके भी देखे हैं, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी, दोनों लेंस में। तो देखिए यहाँ पे u और v और f में क्या संबंध होता है, ये लेंस सूत्र होता है। 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो ये होता है लेंस सूत्र, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा लेंस सूत्र इसका आंसर। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है किसी लेंस की किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और द्वारा प्राप्त आवर्धन मतलब m में क्या संबंध है। जब ये आवर्धन बोल दिया और u भी बोल दिया तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि आवर्धन m में क्या संबंध होता है, m बराबर प्लस v बटा u। इस सूत्र को भी हम लोग प्रूव करके देखे हैं कि m बराबर आवर्धन बराबर क्या सूत्र होता है हमारा, प्लस v बट्टे में u। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध होता है। मतलब क्या p बराबर 1/f। यही हम लोग जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता हम लोग पढ़ चुके हैं इसे प्रीवियस क्लास में, मतलब क्या प्रीवियस वीडियो में। तो उसकी क्षमता मतलब क्या होते हैं, लेंस की क्षमता मतलब p बराबर 1/f, पावर हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसका हम लोग डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता मतलब p उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रमण से मापी जाती है, और लेंस की क्षमता का सहमात्रक m के पावर -1 और प्रचलित मात्रक है डायऑप्टर, मतलब जिसे हम लोग d से सूचित करते हैं। यदि लेंस की क्षमता का सहमात्रक पूछा जाए तो m-1 मतलब कि m के पावर -1, यदि प्रचलित मात्रक पूछा जाए तो वो क्या होगा, डायऑप्टर होगा, जिसे हम लोग d से डिनोट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा p बराबर 1/f। मतलब क्या, किसी लेंस की, इसका क्या मतलब कि किसी लेंस की क्षमता p उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। मतलब क्या, p बराबर क्या हो जाएगा 1/f। तो यहाँ पे p बटा 1/f ये हो गया 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी हम लोग जो 31 नंबर क्वेश्चन देखे हैं उसी से ये क्वेश्चन हमारा बन गया। पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता मतलब कि लेंस की क्षमता का सहमात्रक क्या होता है। तो देखिए अभी हम लोग देखे हैं कि लेंस का क्षमता का मात्रक m के पावर -1 जिसे डायोप्टर भी हम लोग कहते हैं। इसका आंसर हो गया 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में 1.5 डायोप्टर है, तो लेंस उत्तल है या अवतल है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस में है 1.5, तो हमारा कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किसी लेंस की आधा भाग वाले कागज पर ढक दिया गया है, तो क्या वह लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। तो हाँ, बना सकता है। मतलब क्या, आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है लेंस का, तो क्या वो पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। तो पूरा बना सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वहीं से हमारा किरण अपवर्तित हो जाता है, तो वो क्या हो सकता है, प्रतिबिंब पूरा बना सकता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लेंस प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। मतलब लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो हम लोग जानते हैं लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा ही प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब कि कोई भी लेंस में जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो अपवर्तन जब तक नहीं होगा तो प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा। तो किसके कारण होता है, लेंस किसके कारण बनता है, अपवर्तन के कारण बनता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। मतलब क्या, क्षमता 1 डायोप्टर है, इसका देखिए आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1 डायोप्टर। मतलब क्या, 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। कभी भी हम लोग जब लेंस की डायोप्टर निकालते हैं, मतलब कि लेंस कितने ये पावर की है, तो वो मीटर में होती है। मतलब क्या, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इन्वर्स होता है। जैसा कि हम लोग इसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस इसके बारे में अच्छे से कर चुके हैं, मतलब कि लेंस की क्षमता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। मतलब क्या, 2 मीटर वाली अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आप p बराबर 1/f इस तरीके से निकाल सकते हैं, p बराबर 1/f। तो p = 1 दे दीजिएगा बटा में f मतलब क्या 2 दे करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका आएगा माइनस में 0.5 डायोप्टर। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेंस है वो है अवतल लेंस, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पे होगी माइनस में 0.5 डायोप्टर। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2 मीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। मतलब कि 2 मीटर वाली एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता क्या होगी। तो अभी जस्ट हम इसे पीछे वाला क्वेश्चन देखें 37 नंबर क्वेश्चन में कि 2 मीटर फोकस दूरी वाली वहाँ पे था हमारा अवतल लेंस,
तो उसकी जो हमारी क्षमता था वो माइनस में निकला था 0.5 डायोप्टर। यहाँ पे है उत्तल लेंस तो यहाँ से माइनस हट जाएगा क्योंकि इसकी फोकस दूरी प्लस में हो जाएगी। हमारा जो संख्या है मतलब 2 मीटर उसमें भी 2 मीटर इसमें भी, वहाँ पे अवतल लेंस था लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्षमता, दोनों में क्षमता ही पूछ रहा है। तो वहाँ पे अवतल लेंस था तो वहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे उत्तल लेंस पूछ रहा है तो यहाँ पे हो गया प्लस में, मतलब कि 0.5 डायोप्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में प्लस में 0.5 डायोप्टर। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं गया है इसका संकेत, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5 डायोप्टर, इसमें माइनस नहीं लगाना है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो यह किस प्रकार का लेंस है। तो देखिए +5 डायोप्टर है। देखिए अभी हम लोग देखे हैं जिसका जो हमारा लेंस है मतलब 2 मीटर फोकस दूरी वाले 38 नंबर क्वेश्चन में कि एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो हम लोग देखे ना कि 0.5 डायोप्टर, उसमें माइनस नहीं है। तो यही हो गया इसका उत्तल लेंस है। क्यों है उत्तल लेंस? क्योंकि इसकी क्षमता है प्लस में, और जब ये क्षमता प्लस में आएगी तो वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसके साथ। तो यदि आपको इस वीडियो को कुछ भी सीखने को मिला होगा इस वीडियो से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।